गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने जनसंख्या के बारे में बात की थी, जनसंख्या घनत्व के बारे में बात की थी। जनसंख्या घनत्व को हम कितने प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में हमने देखा था। तो उसमें जो सबसे कॉमन मेथड था वो है आपका अर्थमेटिक डेंसिटी या अंकगणितीय घनत्व। उसी के बारे में हम बात करते हैं और उसके आधार पर हम देखेंगे कि विश्व की जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से वितरित है। क्योंकि जो विश्व की जनसंख्या है वो आपकी समान रूप से वितरित नहीं है और उसका जो वितरण है वो पर्याप्त असमान पाया जाता है और इसमें पर्याप्त विविधता देखी जाती है। आप देखोगे कि जो विश्व की जनसंख्या घनत्व है वो कहीं कहीं आपको मिलेगा केवल एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और कहीं पर आप देखोगे 6000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जो घनत्व है उसमें पर्याप्त विविधता पाई जाती है। अब घनत्व के आधार पर हम यदि विश्व को कुछ भागों में वर्गीकृत करें तो हम तीन उसमें कैटेगरी ले लेते हैं: कम घनत्व के क्षेत्र, मध्यम घनत्व के क्षेत्र और अधिक घनत्व के क्षेत्र। तो ये घनत्व पर बात करने से पहले हम देखते हैं टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से विश्व के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से प्रमुख देश हैं टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये जो डेटा है वो आपको दिख रहा होगा 2008 का है। मैं इसको प्रोजेक्शन ले लेता हूँ 2020 का डेटा। एक्चुअल डेटा नहीं होगा, ये प्रोजेक्टेड डेटा है। तो आप देखोगे कि विश्व के जो 10 बड़े क्षेत्र हैं, मैं यहाँ पर इनकी डेंसिटी भी लिख दूंगा साइड में, इनकी डेंसिटी 2010 के हिसाब से, 2020 के हिसाब से। तो सबसे जो पॉपुलेटेड कंट्री है 2020 में वो है आपकी चाइना। अभी वर्तमान में इसकी पॉपुलेशन प्रोजेक्शन जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो है 143, 132 से ये हो गया 143। ऐसे इंडिया इज अबाउट 138 नाउ। यूनाइटेड स्टेट्स 33, इंडोनेशिया का आपका है 27, ब्राज़ील है आपका 21, पाकिस्तान 22, तो थोड़ा सा इनमें चेंज हुआ है। पाकिस्तान ऊपर आ गया, ब्राज़ील इसके नीचे 6 नंबर पे आ गया। इसके बाद में नाइजीरिया देखोगे आप 20, बांग्लादेश 164, 16 करोड़ में ले रहे हैं तो 16, रशिया 14 माइनस। रशिया का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो बहुत मिनिमल है, 0.04%, ऑलमोस्ट सेम ही है। उसके बाद में मैक्सिको आ गया जापान के ऊपर। तो जापान का है आपका ग्रोथ रेट इसका निगेटिव है, 1 to 8 था तो 1 to 6 हो गया। इसका ग्रोथ रेट निगेटिव है, -0.3 है। तो आप 10वें नंबर पे आपका मैक्सिको, जापान हो गया 11वें नंबर पे, 10वें नंबर पे आपका हो गया मैक्सिको। और इसका पॉपुलेशन है 1 to वही 12 करोड़ के आसपास। 12 करोड़ के आसपास। इन्हीं कंट्रीज़ की यदि आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करोगे तो ये तो एब्सोल्यूट नंबर हो गए जनसंख्या के, वास्तविक आंकड़े जो हैं वो हैं। यदि आप डेंसिटी पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर देखोगे आप तो इस तरफ मैं इनकी डेंसिटी लिख रहा हूँ। चाइना की जो डेंसिटी है वो है 153 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद में इंडिया हो जाएगा 464। अभी भारत की जो 2011 के आंकड़ों के हिसाब से जनसंख्या वो है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन 2020 में जो प्रोजेक्टेड डेटा अभी मैं बता रहा हूँ आपको वो है 464, अप्रोक्सीमेट डेटा है ये। यूनाइटेड स्टेट्स का डेंसिटी मात्र है 36। इसके बाद में इंडोनेशिया का है 151, 151 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान है 287, 287। ब्राज़ील का है 25,
ब्राज़ील का है 25, पाकिस्तान का लिख दिया 287। नाइजीरिया का जो डेटा है वो है आपका 226, 226। बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो विश्व के कंपैरेटिवली बड़े देशों में लगभग सर्वाधिक है, तो ये है 1265। 1265 व्यक्ति वहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। रशिया लोवेस्ट में से आता है, यहाँ पर 9 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। मैक्सिको जो है आपका 66 पर्सन्स रहते हैं। जापान का भी कंपैरेटिवली हाई है, 347 लोग रहते हैं वहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो ये मैंने आपको कुछ डेटा दिए हैं, इससे आप देख सकते हो कि विश्व के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं। 10 देश, 10 की जगह हम 5 देख लेते हैं। तो हैं चीन, भारत, उसके बाद में अमेरिका, उसके बाद में इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, फिर ब्राज़ील। तो ये आप देख सकते हो कि ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से ये, जैसे आप देखोगे जनसंख्या घनत्व में अमेरिका, इसका नीचे स्थान बहुत नीचे आता है। भारत कंपैरेटिवली अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, अधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। बांग्लादेश एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। तो इससे आपको एक फेयर डेटा मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि किस देश की जनसंख्या अधिक है। और ये प्रोजेक्शन है 2050 का कि कौन सा देश की जनसंख्या सर्वाधिक होगी। तो प्रोजेक्टेड डेटा 2050 के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनेगा, उसके बाद में चीन होगा, उसके बाद में यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान। तो ये भी आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं जो विश्व के जनसंख्या घनत्व के आधार पर हम वर्गीकृत करेंगे, उसको 3 भागों में हम बांट रहे हैं। पहला है कम घनत्व के क्षेत्र, फिर है मध्यम घनत्व के क्षेत्र, और फिर है अधिक घनत्व के क्षेत्र। कम, मध्यम और अधिक घनत्व के क्षेत्र। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। कम घनत्व के जो क्षेत्र हैं वो हैं ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 50 से भी कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। उसके बाद में जहाँ पर 50 से 100 व्यक्ति निवास करते हैं, उन क्षेत्रों को हमने लिया है मध्यम घनत्व के क्षेत्रों में। और जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 100 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है, वो आपके हो गए अधिक घनत्व वाले प्रदेश। ठीक है, तो हम जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व को 3 भागों में बांट सकते हैं: कम घनत्व के क्षेत्र, मध्यम घनत्व के क्षेत्र और अधिक घनत्व के क्षेत्र। तो जो लो डेंसिटी वाले एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, लो डेंसिटी वाले एरियाज या निम्न घनत्व वाले क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जहाँ पर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम रहते हैं। और विश्व के लगभग 80% भूभाग पर ये पाए जाते हैं। मतलब विश्व का 80% क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर 50 से भी कम व्यक्ति निवास करते हैं। तो ये देखोगे आप कि ये वो क्षेत्र हैं जो एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले हैं, या तो वहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, या बहुत अधिक ठंडे प्रदेश हैं, या फिर वो मरुस्थलीय प्रदेश हैं। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन वाले प्रदेश हैं। तो एक्सट्रीम कंडीशन वाले प्रदेश कौन कौन से हो गए? गर्म मरुस्थल। तो ऐसे क्षेत्र जो गर्म मरुस्थल हैं, जैसे अरब मरुस्थल, थार, सहारा, अटकामा, मोजावे, कलाहारी, नामिब और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इन क्षेत्रों में ओबियसली कम व्यक्ति निवास करेंगे। उसके बाद में बहुत ठंडे प्रदेश, जैसे उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के आसपास के जो प्रदेश हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा कनाडा और साइबेरिया हो गया आपका, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका। तो वो जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर भी कम लोग निवास करते हैं। फिर ठंडे रेतीले मरुस्थल या पथरीले मरुस्थल, जैसे गोबी मरुस्थल, मंगोलिया हो गया एशिया में, तारिम बेसिन जो वेस्टर्न चाइना में है। ठीक है, तो जो ठंडे मरुस्थलीय प्रदेश होंगे वहाँ पर भी एक्सट्रीम क्लाइमेट या चरम जलवायु के कारण कम व्यक्ति रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको कठिनाइयों का सामना, जो जलवायु की कठिनाई है वहाँ पर उनका सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से जो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व है वो कम पाया जाता है। इसके अलावा विषुवतीय प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश में जैसे अमेजन नदी बेसिन, कांगो नदी बेसिन, ये सब क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर भी चरम जलवायु के कारण या अत्यधिक वर्षा के कारण या अधिगम्यता की कमी के कारण कम लोग
निवास करते हैं। इसके बाद बात करते हैं मध्यम घनत्व वाले क्षेत्रों की। तो इन क्षेत्रों में हम उन क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 50 से 100 के बीच में पाया जाता है। इसमें कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं? यह है शीतोष्ण कटिबंधीय वन वाले प्रदेश, जिसमें आपका कनाडा और यूरेशिया जो है, जहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अर्थात जो आप ध्रुवीय प्रदेशों के नीचे जब आएंगे 40 से 60 जो आपका लेटीट्यूड है, 40 से 60 डिग्री लेटीट्यूड है, जहाँ पर आपके शंकुधारी वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण प्रदेश हैं, वहाँ पर मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र अवस्थित हैं। इसके बाद में आप देखोगे शीतोष्ण, उससे जस्ट नीचे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वाले प्रदेश, जिसमें आपका अमेरिका के प्रेरी, एशिया में स्टेपीज, अफ्रीका में सवाना, दक्षिण अमेरिका में लानोज, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ये सारे आपके घास के मैदान हैं। ये जो घास के मैदान हैं, प्रेरी, स्टेपीज, लानोज, वेल्ड्स और डाउन्स, यहाँ पर भी मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके बाद में जो अन्य क्षेत्र हैं, उनमें आपके अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, जो भूमध्य सागरीय तट है उसके आसपास के क्षेत्र, भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये भूमध्य सागर तट के अफ्रीका वाले क्षेत्र हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। भूमध्य सागर के एशियाई भागों में आपको मिलेगा लेबनान, सीरिया और टर्की यहाँ पर। इसके साथ ही ईरान, इराक और जो मिडिल एशिया है आपका, मध्य एशिया है, वहाँ के अधिकांश भागों में जनसंख्या घनत्व मध्यम पाया जाता है। अब बात करते हैं अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों की। तो एशिया में आप देखोगे, एशिया में भी स्पेशली दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, ये अत्यधिक घनाबसा क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु पॉपुलेशन डेंसिटी को, यहाँ पर जलवायु जो है, जलवायु में विविधता पाई जाती है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है और और भी बहुत सारे फेवरेबल रीजन्स हैं, जिसकी वजह से ये क्षेत्र अत्यधिक घना बसा हुआ है। तो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों में हम उन क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं जहाँ पर प्रति व्यक्ति 100 से अधिक व्यक्ति, प्रति वर्ग किलोमीटर 100 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। तो इसमें आपके सम्मिलित क्षेत्रों में कौन कौन से हैं? इसमें हैं चीन के साथ, चीन को सम्मिलित करते हुए सुदूर पूर्वी एशियाई क्षेत्र, जिसमें चीन आएगा। चीन तो आ गया, जो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। इसके अलावा कोरिया, जापान और फिलीपींस। ठीक है। इसके बाद में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया। तो दक्षिण एशिया में जो आप देखोगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, ये भी सारे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया में जो आपके आसियान कंट्रीज़ हैं, उनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम। तो ये क्षेत्र आपके किस में सम्मिलित हैं? अधिक जनसंख्या घनत्व वाले में। जैसे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 था 2011 में। बांग्लादेश में 978 2004 का डेटा है। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले 2020 का प्रोजेक्टेड डेटा बताया था। उसके अनुसार बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व वो लगभग 2020 में है 1265, और भारत में अभी जो प्रोजेक्टेड है वो आपका है 464। ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो पंजाब और सिंध प्रांत है, वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक मिलता है। इसके साथ ही यूरोप और रूस का जो यूरोपीय भाग है, रूस का जो पश्चिमी भाग है, जो यूरोप में सम्मिलित है, जैसे मॉस्को के आसपास वाला एरिया, ये भी अधिक घनत्व वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर अधिक घनत्व होने का कारण क्या है? क्योंकि इनका क्षेत्रफल बहुत ही कम है। यदि आप विश्व के जो क्षेत्र हैं उनको, यदि आप एरिया को कंसिडर ना करें छोटे देश बड़े देशों के आधार पर, तो आप देखोगे कि जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं, बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, वहाँ का जनसंख्या घनत्व आपको सर्वाधिक मिलेगा। जैसे मकाऊ, मोनाको, सिंगापुर, हांगकांग, जिब्राल्टर, बहरीन, माल्टा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनका एरिया 100 किलोमीटर से भी कम है। जैसे मकाऊ जो चाइना में है, उस चाइना के कंट्रोल में है, वहाँ का एरिया जो है केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर है। तो डेफिनेटली वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो
ज़्यादा होगी। इसी प्रकार जैसे आप सिंगापुर देखोगे तो सिंगापुर का जो क्षेत्रफल है वो केवल 722 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इस वजह से वहाँ पर जो जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, वो आपका लगभग 8,000 के आसपास है। तो अधिक जनसंख्या घनत्व पाए जाने का एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि वहाँ का जो क्षेत्रफल है वो कम है। तो इसी प्रकार यूरोप और रूस के भाग, जिसमें आपका यूके आ गया, फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, डेनमार्क आदि देश सम्मिलित हैं। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है। और जो पश्चिमी भाग है वो कंपेरेटिवली थोड़ा कम डेंस है। तो पूर्वी भाग में जो क्षेत्र हैं उसमें जैसे आप देखोगे जो ग्रेट लेक्स है वहाँ पे उसके आसपास का क्षेत्र, और मिसिसिपी घाटी है उसके पूर्वी क्षेत्र, उसका उसकी तरफ उसका पूर्वी भाग जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है। देखो इस डायग्राम में आपको दिख जाएगा पॉपुलेशन, इसमें दिखाई हुई है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी इस डायग्राम में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर बनाया डायग्राम है। तो इसमें देखोगे आप कि जो इसमें आपको दिखेगा कि जो कम डेंसिटी वाले प्रदेश हैं, कम घनत्व वाले प्रदेश हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो कम घनत्व वाले प्रदेश हैं, जैसे हमने जो क्राइटेरिया लिया है वो लिया है 50 से कम, उसके बाद 50 से 100, और जो 100 से ज़्यादा है। तो 50 से कम घनत्व वाले प्रदेश आप देखोगे इसमें डायग्राम में, तो जितने भी ध्रुवीय प्रदेश हैं, ध्रुवीय प्रदेश, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ये देखिए ओशिनिया भी इसमें है, ये तो मध्यम वाला आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे साउथ अफ्रीका है तो वेल्स वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले क्षेत्र हैं, जैसे आप ये भी देख सकते हो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, सहारा हो गया आपका, इसके अलावा इधर शीत मरुस्थलीय प्रदेश हो गए, ये आपका अमेजन है यहाँ पे। तो जितने भी एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले क्षेत्र हैं वो आपके लो डेंसिटी वाले एरियाज़ में आते हैं। इसके बाद में जो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, इसके जस्ट नीचे वाले प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है आपके, ठीक है, ये सब मध्यवर्ती जनसंख्या वाले प्रदेशों में, जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों में सम्मिलित हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अफ्रीका वाला जो ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य क्षेत्रीय प्रदेश है, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं ये किस में सम्मिलित हैं आपके मध्यम घनत्व वाले प्रदेशों में। और अधिक घनत्व वाले प्रदेश में आपके ये जितना भी आपको रेड दिख रहा है, डार्क रेड दिख रहा है या बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है, जैसे आप इस डायग्राम में देखोगे तो आपको एक कंट्री दिखेगी जो बिल्कुल आपको दिखेगा कि बिल्कुल ही 1500 वाली कैटेगरी में फॉल करती है, 700 से 1500 वाली। तो ये देखो, ये दिखेगी आपको यहाँ पे। तो ये जो क्षेत्र हैं, इसके अलावा बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इसमें विजिबल नहीं है, वो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अलावा आपका एशिया, साउथ एशिया, पूरा साउथ एशिया और ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट में आप देखोगे ये चाइना वाला जो क्षेत्र है, ये सारा ये किस में सम्मिलित है आपका अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में सम्मिलित है। और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसके अलावा जापान हो गया आपका, और यूएस में आपको पूर्वी भाग, ये वाला जो पूर्वी तट है, ये वाला तट पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद में जब हम विश्व के जनसमूह क्षेत्र पढ़ेंगे तो उसमें कुल जनसंख्या के आधार पर विश्व को कुछ भागों में डिवाइड करेंगे, तो उस टाइम और देख लेंगे। तो इसमें आपको क्या देखना है, अभी इस क्लास में आपको ये देखना है केवल कि
जो जनसंख्या घनत्व है उसके आधार पर हम विश्व को कितने वर्गों में बांट सकते हैं, और विश्व के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कौन से क्षेत्र हैं, और कुल जनसंख्या के आधार पर विश्व के 5 बड़े क्षेत्र, 5 बड़े देश कौन कौन से हैं। तो इसकी ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। थैंक यू।